नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मिशन 2022 में आज हम उत्तर प्रदेश के उन इलाकों की चर्चा करने वाले हैं जहां पर सरकार की पैनी नजर नहीं है, यानी कि जहां पर माफिया हावी है और प्रशासन की कवायद के बावजूद भी उस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। चुनावी रंग में भीगने लगे उत्तर प्रदेश का विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने में लग गया है। इसके लिए विपक्ष ने सूबे के हर अंचल में अलग अलग मुद्दों के साथ रणनीति बनाकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े क्षेत्र बुंदेलखंड में बेरोजगारी और सिंचाई जैसी समस्याओं पर सूबे की सरकार ने नजर जमाई तो विपक्ष ने यहां खनन माफियाओं की सक्रियता को लेकर सरकार की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष का आरोप है कि बुंदेलखंड के जालौन और हमीरपुर में खनन माफियाओं और जिला प्रशासन का गठजोड़ सरकार को अरबों रुपए के राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। हैरानी वाली बात तो यह है कि इस गठजोड़ में कुछ तथाकथित स्थानीय पत्रकारों के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं, हम उनसे आपका परिचय करा रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विजय द्विवेदी साहब हैं। विजय द्विवेदी जी, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं सुरेंद्र यादव साहब। सुरेंद्र यादव साहब, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ केपी सिंह साहब हैं। तो हम सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं सुरेंद्र यादव साहब के पास जाएंगे। सुरेंद्र यादव जी, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह से चुनाव आते ही सक्रियता बढ़ गई है दलों की, सरकार को घेरने की कवायद शुरू हो गई है और उस पर आप जालौन और जो बुंदेलखंड का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, विशेषकर जालौन, हमीरपुर और जो पूरा एरिया है, वहां पर माफियाओं की सक्रियता को लेकर आप सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस संबंध में सर? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये 2017 के जो 2017 का जो विधानसभा का चुनाव था जी, और हमारे जालौन की उरई विधानसभा में माननीय मोदी जी आए हुए थे। एक रैली की थी उन्होंने जी, और वो रैली में उन्होंने बोला था कि हम जो यहाँ लाल सोना है उसके लिए हम सीसी कैमरे लगवाएंगे जी, हम सैटेलाइट से दिखवाएंगे जी, हम फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे। इस तरीके की बातें ये मोदी ग्राउंड में प्रधानमंत्री जी कह के गए थे जी। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से ये बाबा जी के रिश्तेदार, आप पता कर लीजिए, बाबा जी के रिश्तेदार यहाँ पड़े हुए हैं और अवैध खनन करा रहे हैं। इससे जो राजस्व संपत्ति का जो नुकसान है अरबों खरबों में हो रहा है और लूट के पैसा ये ले जाए। यहाँ की जनता बुंदेलखंड की गरीब होती चली जा रही है, कोई रणनीति नहीं है और लुटाई जम के हो रही है यहाँ पर। और सड़कों तो जो हम बता दें 2000 जो हमारी समाजवादी सरकार थी उसने उन सड़कों को भी बनाने का काम किया था जहां लोग अच्छी तरीके से चल सके, लेकिन ये मोहर्रम माफिया उन सड़कों को भी तोड़ने का काम कर रहे हैं ओवरलोड करके जी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजय द्विवेदी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपने जिस तरह से यादव जी की बात को सुना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी वहां आए थे, उन्होंने वादा किया था कि हम हर खदानों पे सीसी कैमरा रखेंगे, नजर रखेंगे और माफियाओं पर नकेल लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका सीधा आरोप है कि मुख्यमंत्री जी से जुड़े हुए लोग इस तरह की अवैध उत्खनन कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? इनका आरोप निराधार है जी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ईमानदारी के साथ बालू खनन के अवैध बालू खनन को रोकने का सतत प्रयास कर रही है जी। वहाँ पर मोहर्रम जो जहाँ से निकाली जाती है घाटों पर सीसी कैमरे लगवाए गए हैं। वहाँ पर विधायक ही बता दे रहा यादव जी, यादव जी, आप उनकी बात पूरी सुन लीजिए, फिर आप बीच में मत बोलिए प्लीज। हमारे सुरेंद्र भाई जी को इस विषय में बोलने का इसलिए कोई नहीं बनता है कि इनकी सरकार जब थी पहले इनकी सरकार में अखिलेश ने पहली बार एक IAS अधिकारी बी चंद्रकला जी की पोस्टिंग हमीरपुर में की थी। जिलाधिकारी बी चंद्रकला ने 2012 के बाद हमीरपुर जिले के 50 मोहर्रम के खनन के पट्टे इन्हीं के लोगों को कर दिए थे, जबकि
ही टेंडर के जरिए मोहरम पट्टे होना थे। इसमें सभी नियमों की उपेक्षा की गई थी। इसमें अखिलेश यादव जी की संदिग्ध भूमिका थी। यह बात पूरे प्रदेश में बहुत चर्चित हुई। इनके गायत्री वर्मा जी खनन मंत्री थे, जी। वो भी इस मामले में पूरी तरह से सम्मिलित, एक सिंडिकेट काम कर रहा था सब उस समय। बिल्कुल जी। तो दूसरा मैं जो बताने जा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ मोहरम घाटों पर सीसी कैमरे से निगरानी की जा रही है। भले ड्रोन कैमरे से नहीं हुई, लेकिन सीसी कैमरे से। दूसरा, वहाँ पर कांटे लगाए गए हैं और तौल करके ही बालू निकाली जा रही है। कोई भी ओवरलोड बालू नहीं निकाली जा रही। गाहे बगाहे होता क्या है, पूरी तरीके सफाई दे देते हैं। गाही बगाहे पूरी बात सुन लीजिए। होता क्या है कि अच्छे कामों में भी, अच्छे समाज में भी कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं, चूंकि इनका जो एरिया पड़ता है वो समाजवादी पार्टी के लोगों का ही एरिया, जहां पर ये बालू निकलती है। एक यादव जाति बाहुल्य एरिया में यह बालू निकाली जाती है। गाहे बगाहे अंधेरे में यह लोग बालू का अवैध खनन करके भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने। चलिए विजय जी, सुरेंद्र यादव साहब, आप पर ही आरोप मत दिए, लेकिन आपको मैं रोकूंगा। वरिष्ठ पत्रकार केपी सिंह साहब है, इस पर पूरी पैनी नजर रखते हैं वो। केपी सिंह साहब, आपका स्वागत है। सर, मुझे आप समझाएंगे कि जालौन और हमीरपुर में किस तरह से अवैध उत्खनन हो रहा है रेत का? सरकार की चर्चा हो रही थी जी। ये बात सही है कि जब सरकार बदली है तो 2-2.5 वर्ष तक तो उसने बड़ी सख्ती से अंकुश रखा अवैध खनन पर जी। लेकिन अब जब जैसे जैसे चुनाव नजदीक होता जा रहा है, सारे के सारे नियंत्रण खत्म हो गए। अब ये बात पहले की सरकार में ये था कि जो पट्टे भी नहीं हुए, इनका लीज भी नहीं उठाई गई, जिन खान क्षेत्रों की, वहां पे भी खनन हो रहा था। अब कोई इस तरीके का तो खनन तो नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर पता चला कि खंड संख्या 1 में की लीज हुई है और वो खंड संख्या 1 में बालू नहीं है, तो वो खंड संख्या 2 की बालू उठा रहा है। ओवरलोड बालू उठाई जा रही। धर्म कांटे से जो सारी बात फर्जी है कि वहीं पे तौल के, मतलब वहीं खनन क्षेत्र में तौल के ही और मतलब भरी जाएगी, ओवरलोड नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन वो धर्म कांटे से कोई तौल बॉल नहीं होती है और अवैध खनन सब तरफ से बहुत। सिंह साहब मैं ये समझना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में रेत की या जो आप जिसको मुरम कहते हैं या लाल मिट्टी जो कहते हैं, इसके लिए क्या प्रक्रिया क्या है? कैसे उसको पट्टा दिया जाता है? कैसे उत्खनन किया जाता है लीगल तौर पे? मैं समझना चाहूंगा आपको। नहीं, ई टेंडर होता है जी। ई टेंडर में, और सर जो ग्राम पंचायतें हैं, जो ग्राम प्रधान रहते हैं छोटी, जहां उन क्षेत्रों में अगर नदी है या वहां पे खदानें हैं, तो वहां पे कैसे क्या स्थानीय पंचायतों को अधिकार दिए गए या सीधे सरकार उस पर कंट्रोल करती है? सर नहीं, सीधा सरकार का नियंत्रण कर दिया गया है जी। स्थानीय पंचायतों का उसमें कोई दखल नहीं। जी। तो क्या आप ये माने कि जो वहां पे उत्खनन आप कह रहे हैं कि 2.5 साल बाद की स्थिति अब बदल रही, जैसे चुनाव आ रहे हैं तब माफिया हावी हो रहा है, तो ये समझा जाए कि ऐसे कितनी खदानें होंगी, नंबर ऑफ खदान कितनी होंगी सर, जहां पे इस तरह का अवैध उत्खनन हो रहा है और वहां पर स्थानीय विधायक समाजवादी पार्टी के हैं या भारतीय जनता पार्टी या 10-10 के? हाँ, नहीं, 12-13 खदानों में ऐसा हो रहा है। 12-13 जालौन और हमीरपुर की, जालौन की अकेले जालौन में 12-13 खदानों में अवैध खनन हो रहा है। जी। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि सत्तारूढ़ पार्टी के जो नेता है उनका भी सब जगह से कमीशन बधा हुआ है, संबंधित थानों का कमीशन बधा हुआ है और बाकी खनिज विभाग की तो संलिप्तता है ही। जी। लगभग कितने राजस्व का नुकसान होता होगा सिंह साहब? ये राजस्व का नुकसान बहुत बड़े पैमाने पे मतलब होता है। प्रति महीने जो जितना राजस्व वसूल होता है उससे कम से कम 4 गुना राजस्व की चोरी की है। जी। विजय द्विवेदी साहब। जी। विजय जी, मैं सुरेंद्र जी आपके पास आऊंगा। विजय जी, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र जहां पे अभी बात हो रही है, जिस एरिया में, वो बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। राजस्व की स्तर की चोरी हो रही है सर। अगर ये सारी चीजें अगर सरकार वहां पर चौकन्नी हो जाती तो कम से कम इस क्षेत्र का विकास तो हो सकता था सर।
बिल्कुल हो सकता था। और इसको भारतीय जनता पार्टी पिछले जो अवैध खनन हो रहा था उसको ये चूंकि पहले जो हो रहा था बड़े पैमाने पर हो रहा था और उसकी कोई सीमा नहीं थी, असीमित पैमाने मतलब द्विवेदी साहब आप मान रहे हैं कि अभी भी हो रहा है? जी जी, पूरी सुनिए। और हमने उस पर नियंत्रण करने का पूरा प्रयास किया है और उसका परिणाम ये हुआ कि हम जो राजस्व में इनसे कई गुना आगे बढ़े हैं। 2016-17 में हमने 1457 करोड़ रुपए की आय की। इनका पिछला आप देख लीजिए, इनके वर्षों का हमने 2017-18 आपने रॉयल्टी बढ़ा दी हुई साहब, वो तो ठीक है। मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपने पिछले, जैसे सिंह साहब ने कहा कि पिछले 2.5 साल से नियंत्रण, पिछले 2.5 साल नियंत्रण, लेकिन जैसे चुनाव, मेरा सवाल हो जाए। आदरणीय सिंह साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि पिछले 2.5 वर्षों तक हमारा कड़ा नियंत्रण रहा है, लेकिन इनमें जो समाजवादी पार्टी के लोग थे इनमें बौखलाहट शुरू हुई। इनके जो ट्रिक थे, एक गांव वहां पास में पड़ता है जहां ये बालू खनन होती, डकोर, ऐसा कोई घर नहीं था जिसके पास 5-5, 7-7 ट्रिक ना हो। इन्हें लगा कि हमारे ट्रिक तो अब हमारे कबाड़े में बिकने वाले हैं, तो इन्होंने सरकार से भी बिल्कुल मोर्चा लेने का की हठधर्मिता निभाते हुए गाहे बगाहे चोरी करने का काम किया है। उसी का परिणाम है सर। वहाँ पे सर विजय द्विवेदी साहब, वहाँ पर आपका प्रशासन है, सरकार आपकी है कि नहीं उत्तर प्रदेश में? तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये कर रहे हैं? अच्छा, मेरे द्विवेदी साहब, सर उसी का परिणाम है कि हमने 14 खनन माफियाओं पर जो है 52 करोड़ से अधिक संपत्ति इनकी जब्त की है। 124 खनन माफियाओं की पहचान करके 843 मुकदमे दर्ज भी कराए हैं, 80 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, 74 आरोप। जी, तो आपके ही है। नहीं, वो तो आपकी आत्मा जानती है कि खनन माफिया किसके हैं, क्योंकि सुरेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुरेंद्र जी नहीं, ये तो आप जानते हैं खनन माफिया किसके हैं। आप बता दें कहाँ रहते हैं खनन माफिया, आपको बता दें यहाँ किराए पे कहाँ रह रहे हैं। अगर आपके पास इस तरह का कोई, आपने कार्रवाई की। सुरेंद्र जी 1 मिनट आपका समय आ रहा है, आप विजय जी को पूरी बात होने दीजिए। मैं बता रहा हूँ, केंद्रीय कोई प्रमाण हो के रिश्तेदार और ये आपके बाबा जी के रिश्तेदार, मैं क्या बता रहा हूँ, मार दीजिए छापा रात को। सुरेंद्र जी अरे सुरेंद्र जी विजय जी को बोलने दीजिए। और इन आरोपों को पूरे जनपद जालौन का एक जनपद हमीरपुर का एक व्यक्ति जानता है कि खनन माफिया कौन लोग हैं, और जानता है, सारे लोग जानते हैं और जान गए हैं जी। और निश्चित रूप से सुरेंद्र जी ये भाषण नहीं है, डिबेट का मामला है सर। अपनी बात आराम से रखिएगा, उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। विजय जी आप अब जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। यही मैं जो कहने जा रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोग ही वहाँ पर चोरी करने का काम करके भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का चलिए वही पुरानी बात। सुरेंद्र यादव साहब, अब आप तफसील बताइए, मुझे विस्तृत बताइए, जवाब दीजिए। हेलो जी बोलिए यादव साहब, सुरेंद्र यादव साहब जवाब दीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ जी कि जालौन में जो खनन माफिया है और खनिज विभाग के गठजोड़ का जो मामला रहता है इस सरकार में, उसमें खनन माफियाओं को इतने हौसले बुलंद हैं क्योंकि उनको संरक्षण सरकार का प्राप्त है जी। और एक बात देखने को मिल रही है कि सख्त अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए डीएमएसपी जो जांच कमेटी भी बना देते हैं जी, और उस पर जांच कमेटी तो बन जाती है लेकिन होता कुछ नहीं है। हम आपको एक बात और बताते चाहते हैं, हमारे पड़ोस का जिला जनपद हमीरपुर का है, बड़े गांव खंड है 26/13 जो बिना रॉयल्टी के चल रहा है, जहाँ कई खन मीटर बालू मोरम खनन हो चुका है। कहाँ पे सुरेंद्र यादव साहब, कहाँ पे बता रहे हैं आप? जो बड़ा गांव है 26/13 के बिना रॉयल्टी के चल रहा है, कई खन मीटर वहां से मोरम निकाली जा चुके और जब बेतवा नदी के सीना चीर के करे जा रहे हैं ये लोग और आरोप लगा रहे समाजवादी पार्टी पे। क्या बात करते हैं आप लोग झूठे के मास्टरमाइंड हैं। आप लोग की झूठी बातें पूरे देश जान चुका है कि ये झूठे आरोप
झूठे झूठे बेबुनियाद आरोप लगाकर आज आप लोग इस तरीके की बातें कर लूटो जनता को। अच्छा ठीक है यादव जी, कोई काम नहीं किया। यादव जी, या जो आप बात उठा रहे हैं, क्या ये एक मुद्दा, इसको मुद्दे के रूप में आप जनता के सामने ले जाएंगे? क्या जनता चुनाव के दौरान क्या ये मामला आप उठाएंगे? अरे बिल्कुल उठाएंगे। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो मुद्दा उठाते हैं इनकी सरकार उन्हीं पे कार्रवाई कर देती है। इनकी ये रणनीति है, जो मुद्दा उठाएगा उन पे कार्रवाई कर दी थी फलाना इस तरीके की भावना से कार्रवाई करते हैं ये लोग। इतना दबाव बना के कार्रवाई, जनता परेशान हो चुकी है भाई। एक तो आरोप, लेकिन लोग समाजवादी लोग डरने वाले नहीं। समाजवादी पार्टी के लोग इस चीज का जवाब देंगे और आने वाले चुनाव में 2022 के चुनाव में जनता जवाब देगी। क्योंकि हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि आज सिर्फ जो मोहर्रम माफिया है पूरी तरीके से हावी है। क्योंकि हम इतना भी जानते हैं, जो पिछली सरकार में तो जो गांव के क्षेत्र के लोग जो बता रहे हैं, कोई नई बात नहीं कह रहे, आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। केपी सिंह साहब, हम आपको एक और बात बता रहे हैं, एक बात और बता, हाँ जल्दी बताइए, बता रहे हैं जी। इनके में जो बड़े बड़े माफिया है मोहर्रम लूट के ले जा रहे हैं। हाँ। जो हमारे यहाँ गांव क्षेत्र के लोग ट्रैक्टर चला के अपना भरण पोषण कर लेते, उनका भी काम बंद कर दिया इन लोगों ने। पूछिए जाके वहाँ जो खनन माँ है, वहाँ जो गाँव क्षेत्र है, उनसे पूछिए कितनी बुरी दशा कर दी है। लेकिन साहब वो अगर अनलीगल कर रहे हैं तो वो तो बंद कराएंगे ही सर। अनलीगल कर, यही तो अनलीगल नहीं करते थे वो। अपना जो इनका पैसा है वो देके इनको अपना भरा लेते थे। अनलीगल तो वो कर रहे हैं जो पैसा लेके जो सरकार को राजस्व नहीं पहुंच रहा है। सर एक प्रक्रिया होती है, सर एक प्रक्रिया होती है। आप वरिष्ठ नेता हैं, आप ये समझते हो, एक प्रक्रिया होती है। कहना चाहते हैं कि जो प्रक्रिया है वो गरीब आदमी नहीं जानता, लेकिन करवा तो वही लोग रहे। हमारी सरकार में अगर ट्रैक्टर भी चलते तो उसकी भी रॉयल्टी जाती थी जी। चलिए आज जो सीसी कैमरे लगाए हैं टूल टैक्सों पे, ये दिखावा है। क्योंकि वहाँ पर ट्रकों के नंबर नोट है कि सिर्फ वो खाना पूर्ति होती है और वहाँ ओवरलोड ट्रक निकल जाते हैं वहाँ से। सिंह साहब, ठीक है यादव जी, आपको बताऊंगा। सिंह साहब, चुनाव सामने हैं, आपको ये लग रहा है कि जिस तरह से अराजकता है, जिस तरह से माफिया राज हावी हो रहा है, तो क्या आने वाले चुनाव में विपक्ष इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठा सकती है क्या सर? बहुत ज्यादा सिंह साहब जी, मेरा सवाल सुना आपने? मेरा ये कहना है सिंह साहब कि जिस तरह से विपक्ष माफिया राज की बात कर रही है, जिस तरह से वहां पे अवैध उत्खनन हो रहा है, क्या आने वाले चुनाव में ये एक मुद्दा बन सकता है क्या सर? आने वाले चुनाव में तो जातिगत समीकरण पूरे बुंदेलखंड में हावी है। खनिज का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन ये बड़ा आश्चर्य होता है। दो चीजें बड़ी विसंगति भरी रही हैं। एक तो ये कि इनके आने के पहले कोर्ट के आदेश से सीबीआई ने जांच शुरू की थी। इनका पूरा कार्यकाल गुजर गया और सीबीआई ने न तो कोई अधिकारी भेजा गया जेल, न ही कोई बड़ा नेता जेल भेजा गया। सबको मालूम है कि कौन नेता कौन सफेद पोश अवैध खनन कराने में पिछली सरकार में शामिल जी। तो क्या चंदा पहुंच गया क्या बीजेपी में? ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, वो लोग क्यों बक्से गए। दूसरी बात ये है कि उम्मीद ये की जा रही थी कि जब रेवेन्यू की चोरी कम होगी, रेवेन्यू की चोरी खत्म होगी तो बालू सस्ती होगी। लेकिन उन्होंने इस ढंग से नीति बनाई जो बोलियों में, मतलब जो उन्होंने न्यूनतम मूल्य प्रत्येक खदान का तय किया, उसकी वजह से इनके जमाने में बालू और ज्यादा महंगी हो गई। तो मतलब ये तो बड़ी विसंगति है। तो उससे लगता है कि अगर पिछली सरकार दोषी थी तो ये सरकार भी बहुत पाक साफ नहीं। विजय द्विवेदी साहब जी मैंने सिंह साहब की मेरा एक सवाल सुन लीजिए, आपने सुन लिया होगा कि सिंह साहब को सवाल ये है कि आप चिल्ला तो बहुत रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन दबी जवान आप वही काम कर रहे हैं जो समाजवादी पार्टी की कर रही थी साहब, और उनका बिल्कुल सही है कहना सिंह साहब का। अगर आपने जांच बैठाई तो दोषियों को अब तक क्यों नहीं पकड़ा, या अगर दोषी नहीं थे तो फिर आपने बेकार जांच बैठा दी साहब? नहीं, जांच तो बैठाई है और जांच अभी चल भी रही है, जांच का पूरा परिणाम नहीं निकला है। जब चुनाव हो जाए तब तक जांच नहीं आएगी? कौन सी कैसी जांच है साहब?
नहीं, जांच अभी चल रही है और अभी हम लोग अभी जो हमारे सिंह साहब ने कहा कि महंगी बालू हुई है, तो ये 2016 के बाद से रेवेन्यू रॉयल्टी नहीं बढ़ाई गई है। हाँ। उसमें क्या 2016 के बाद से कोई रॉयल्टी उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ाई गई है। पिछली बार में जब हमने जो पिछला हमारा रिकॉर्ड था उसमें 1500 करोड़ रुपया का रेवेन्यू आता था, अब हम 45 करोड़ का रेवेन्यू ले रहे हैं। इसका मतलब अर्थ यह है कि हम एनआर नॉन रॉयल्टी हम नहीं निकलने दे रहे हैं कोई भी नॉन। और पिछली सरकारों में क्या था कि वो चोरी से बालू भर करके सस्ते में बेच देते थे। ये चोरी से खरीदी हुई, सिंह साहब ने भी कहा था कि चोरी से बालू खरीदते थे और सस्ते में बेच देते थे। हमने बिना रॉयल्टी के कोई गाड़ी नहीं निकलने दी, इसलिए लोगों को लगता है महंगी हुई है। ये बात सही है क्योंकि वो ईमानदारी से बालू घाटों से रॉयल्टी के साथ निकला हुआ माल था। बताना चाहते हैं हम। एक मिनट सुरेंद्र जी पहले पूरी बात होने दीजिए। जी विजय जी, हमने रोडों पर और जो है यदि चोरी को रोकने के लिए प्रशासन ने भी, डीएम ने भी कहा है कि यदि कोई सजेशन दे कि चोरी को कैसे और रोका जा सकता है। अरे ये कोई जवाब नहीं होता सर, डीएम ने, वो तो उनका काम है, सजेशन है, लेकिन सरकार ने क्या काम किया? आप कह रहे हो आप गरीब आदमी हैं, उसको महंगी बालू मिल रही है, उस तरह आपका ध्यान नहीं। आप बोले रॉयल्टी नहीं हमने बढ़ाई, रॉयल्टी नहीं बढ़ाई, इसका आपका ये कहना जो पहले चोरी होती इसलिए वो सस्ती मिल रही है। ये कोई लॉजिक नहीं है आपका जवाब। सवाल ये है कि अगर अवैध उत्खनन हो रहा है तो उस पर नकेल क्यों नहीं हुई? और आप अगर जांच कर रहे हैं तो कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की? आपने तो बता दिया कितनी संपत्ति कुछ की। मैं बता रहा हूँ कि कितने लोगों पर कार्रवाई हुई। जनपद जालौन में 2021 में छापेमारी के दौरान 7,343 छापे पड़े हैं। ये आंकड़े नहीं सुनना मुझे सर, आंकड़े मुझे ये बताइए कि 30 करोड़ रुपया की क्षतिपूर्ति हम लोगों ने वसूल की है। चलिए सुरेंद्र यादव साहब क्या बोल रहे थे, आप जवाब दीजिए। मैं ये मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना, ये कह रहे हैं कि मेरी सरकार में कोई चोरी नहीं होती। मैं आपको बता दूं, ये अभी के वर्तमान के जो जिलाधिकारी जी हैं, इन्होंने एक एसडीएम के द्वारा एक टीम गठित की और वहाँ एक कंपनी है, ये आपको बता रहे, एक कंपनी जो खनन कर रही थी, अवैध खनन, उस कंपनी का नाम है खजुराहो मिनरल कंपनी। ये कंपनी बंदौली खंड संख्या 3 पर अवैध खनन तरीके से बहुत ज्यादा जोरों पे खनन कर रही थी। वहां जाके एसडीएम के द्वारा छापेमारी की गई, जहां एसडीएम साहब ने अनेक अन्य पाए जाने पर उन्होंने रिपोर्ट अपनी जो वर्तमान जो डीएम है उनकी सौंपी रिपोर्ट कि वहाँ ओवरलोड खड़े हैं कई सैकड़ा, उन्होंने कब्जे में तक ले लिया, लेकिन ऊपर से फोन आता है और वो सब छोड़ दिए जाते हैं। और आपको एक बता दूं, जो खंड संख्या 3 में पिछले कई दिनों से अवैध खनन किया जा रहा था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने खुद की जिलाधिकारी थे, वहाँ के जो ग्रामीण थे उन्होंने शिकायत की खजुराहो मिनरल अवैध खनन बहुत जोरों से कर रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। जबकि वहाँ के जो है एडीएम है सत्येंद्र कुमार जी हैं, उनकी टीम गठित होकर वहाँ पहुंची थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति हो गई, लुटाई जम के हो गई। और उन्होंने देखी, एसडीएम साहब ने देखी कई समस्याएं थी जो सरकार की गाइडलाइन। यादव साहब, चलिए यादव साहब, ये सब कुछ हुआ तो समाजवादी पार्टी घर में क्यों घुसी है? विरोध सड़क पे क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका पुरजोर विरोध क्यों नहीं हो रहा है? सरकार को क्यों नहीं आप चेता रहे हैं? ये सब अवैध उत्खनन हो रहा है सर। एक माध्यम, अभी मैं आपको एक जानकारी दे दूं, एक चैनल के माध्यम से मैंने ये बात रखी थी बहुत पहले, और मैं आपको एक बात और बता दूं, आपके चैनल ने भी ये बात रखी थी अवैध खनन की। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग कम से कम इस बात को उठाते, हम लोग उसको आपके सामने रखते हैं। अब हम जानते हैं, हम लोगों ने कई यादव साहब ऐसा तो नहीं कि कल तक आप करते थे, अब आपको रोक दिया तो आपको दर्द होने लगा। कई बार प्रदर्शन किया हम लोगों ने, लेकिन सुनवाई नहीं होती सरकार, क्योंकि ये गूंगी बेटी सरकार है, इसमें सुनवाई नहीं होती है, सिर्फ लुटाई होती है। मतलब आपकी जब सरकार थी तब उस समय अवैध उत्खनन होता था, तब आप शांत थे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी अवैध खनन नहीं हुआ जी। सारे नियम सरकार की गाइडलाइन के थ्रू जो भी नियम होते थे उसी के थ्रू काम होता था। हमारी सरकार में कभी अवैध खनन नहीं हुआ। चलिए, ये भारतीय जनता पार्टी। चलिए विजय द्विवेदी साहब, आप सुरेंद्र यादव जी की बात को कितने आप सहमत हैं सर?
जी, मैं पूरी तरह से असहमत हूँ इनकी बात से। जी। इनके जो खनन मंत्री गायत्री प्रजापति जी थे, वो स्वयं भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त थे। ये क्या बात करेंगे, 3 बार इनको प्रमोशन मिला। जब अवैध खनन के मामले में ये पकड़े गए थे, इनके पूरा मामला उठा, तब ये राज्य मंत्री थे। फिर इनको इनकी सरकार ने इनको स्वतंत्र प्रभार दिया, और जब खनन का मामला और ऊपर उछला तो इनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। ऐसे भ्रष्टा इनके मंत्री रहे हैं। हाई कोर्ट की जांच के बाद जब ये मामला वहां पहुंचा था, कोर्ट में पहुंचा, सीबीआई जांच के आदेश दिए, तो सरकार ने उसे रुकवाने के लिए कोर्ट पहुंच गए थे इनकी सरकार खनन मंत्री के पक्ष में। तो ये क्या बात करेंगे, इनके तो खनन मंत्री भ्रष्ट थे पूरी तरह से। मतलब भ्रष्टाचार करेंगे समाजवादी पार्टी में, उनका प्रमोशन होता है, ऐसा कहना विजय सुरेंद्र साहब। भ्रष्टाचार करने के बाद प्रमोशन मिलता है। सारे लोग भ्रष्ट हैं। नहीं, आप अपना बताइए ना कि 2000 मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके मंत्री जो गायत्री प्रजापति जी थे, 2002 में ये बीपीएल रेखा के नीचे आते थे। 2012 में इन पर 181 करोड़ की जायदाद कैसे हो गई, आप बताएं। और ये इनके 21 लोगों पर जो है 1500 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत की 84 संपत्तियां इन्होंने कैसे खरीद कर ली। जरा ये भी तो आरोप लगाइए, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। आरोप नहीं है, ये आरोप नहीं है, ये तो हाईकोर्ट में है। प्रजापति जी के खिलाफ 6 से ज्यादा लोकायुक्त की शिकायतें दर्ज हुई है। जनता जवाब देगी आपको। 60 जनहित याचिकाएं हाईकोर्ट में इनके खिलाफ आई हैं। आपको हमें मालूम है कि आप चैनलों पर बैठ के भारतीय जनता पार्टी के लोग बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, झूठे तथ्यों पर बातें करते हैं, ये किसी से छुपा नहीं। ये तो आने वाला समय बताएगा। कुछ चैनलों को धन्यवाद देते हैं, कुछ चैनलों को धन्यवाद देते हैं जो सच्चाई दिखाते हैं, लेकिन कई चैनल ऐसे हैं जो बैठ आपको देखिए, एक तो दारू पी के ही हुए थे, आपको सामने आया होगा किस तरीके से पैसे लेके। यादव साहब आप एक दूसरे पे आरोप लाए, मीडिया को मत घसीटिए, आप आपस में आप आरोप प्रत्यारोप करिए। आपको धन्यवाद देना चाहते हो कि आप सच्चाई दिखाते हैं। जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जी। केपी सिंह साहब, अंत में मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह के दोनों नेताओं को सुना आपने, दोनों मेहमानों को आपने सुना, एक आरोप प्रत्यारोप हो रहा था, लेकिन सर जिस तरह से गांव की उपेक्षित निरी जो जनता है, जिसको लाभ मिलना चाहिए, उसके नदी से, उसके तालाबों से अवैध उत्खनन हो रहा है, इस पर अंकुश क्यों नहीं लग पाया है? दूसरा ये कि स्थानीय जनप्रतिनिधि क्या सर इस अवैध गोरख धंधे में क्या शामिल हैं? तीसरा सर ये है कि वहां का जो जनता है, युवा है, या जो विपक्षी दल है, वो इतना जागरूक क्यों नहीं हुआ अब तक कि इस तरह के अगर अवैध उत्खनन हो रहा तो उसका पुरजोर विरोध हो सके? नहीं, ये बात सही है कि लोगों के संज्ञान में उतनी बात नहीं है। वो अपने आप को पीड़ित महसूस नहीं कर रहे। अवैध खनन को उन्होंने मान लिया कि कोई सरकार इसको रोक नहीं सकती। दूसरा क्या हुआ है कि जब ऊंची बेट पे लोगों ने खनन ले तो लिए थे, खान क्षेत्र पट्टे ले लिए थे, लेकिन उसके बाद में जब उससे घाटा होने लगा तो कई लोग पट्टे सरेंडर करने लगे। तो उस समय ये हुआ कि रेवेन्यू अचानक गिरेगा, तो एक समझौता हो गया, एक अंडरस्टैंडिंग बन गई, ऐसे मशीनों से खनन नहीं हो सकता। लेकिन छूट दी गई कि मशीनों से खनन की मशीनों से आप थोड़ा खनन कर लें ताकि आपको घाटा ना हो और इस ढंग से लोग छोड़ के ना जाए, तो ताकि रेवेन्यू में गिरावट ना आए। एक तो ये हुआ। दूसरी बात हम बता रहे कि पिछले एक साल से जो प्रशासन के प्रति जो शासन में जो मुस्तैदी थी, जो लोकल अधिकारियों पे, रेवेन्यू के अफसर हों चाहे पुलिस के अफसर हों, उनको कड़ी निगरानी का भय रहता था, उन्हें कार्रवाई का भय रहता था। एक साल से वो स्थितियां समाप्त हो गई, तो वो लोग इसमें शामिल हो गए। जनप्रतिनिधियों की स्थिति तो भाजपा वालों की बड़ी निरी है, उन्हें वो बोले नहीं तो उनको जितना पैसा है वो अवैध खनन करने वाले थोड़ा पहुंचा देते, एक हिस्सा मात्र पहुंचाते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम सीधे शिकायत करने के लिए जाएंगे तो इस सरकार में जनप्रतिनिधियों की भी अधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायत सुनी नहीं जाती, उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो सोचते कि जितना लाभ मिल रहा है उतना ही ले लें। तो बहुत ज्यादा लूट जनप्रतिनिधि नहीं कर पा रहे ना, जनप्रतिनिधियों की ये तो अधिकारियों की और जो खनन के ठेकेदार हैं उनकी मिली भगत से हो रहा है। जी, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं सर? स्थानीय जनप्रतिनिधि अपनी सरकार के खिलाफ कैसे बोल सकते? बुंदेलखंड की 19 सीटें बीजेपी के पास में है,
तो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक कैसे बोल सकते हैं? निश्चित तौर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की का ये दुर्भाग्य है कि वो अपने ही जो जनता है जिनके वोटों से वो चुने गए हैं, वो उनकी आवाज को वो अपर लेवल तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये निश्चित तौर पर ये कहा जाएगा कि वो जनता की कहीं ना कहीं जनता के साथ ये गलत हो रहा है कि जिस तरह से जो पैसा राजस्व का उनके क्षेत्र के विकास के लिए होना चाहिए, जहां से वो बालू निकाल कर जो बेच रहे हैं, अवैध उत्खनन हो रहा है या अवैध परिवहन हो रहा है या जो भी हो रहा है अवैध किस तरह से हो रहा है, जो राजस्व मिलना चाहिए वो आसपास के क्षेत्रों में उसका विकास होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। और इसके लिए निश्चित तौर पर वहां के जनप्रतिनिधि दोषी हो सकते हैं। अब आने वाला समय ये है, क्या जनता जो खामोश बैठी है, क्या ऐसे जनप्रतिनिधियों को एक बार फिर से चुनेगी? और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल पे, उसके लिए भी निश्चित तौर पर एक खतरे की घंटी है, एक संकेत माना जाए कि इस तरह की जो अव्यवस्था है उस पर वो किस तरह से समय रहते अंकुश लगाए, जिससे वहां की जनता का वो फिर से विश्वास जीत पाए। इस चर्चा में इतना ही। हम कल एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए विषय के साथ, नए पैनल के साथ आपसे फिर से रूबरू होंगे। तब तक देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।